टू सी सुपर गार्डन। तो दोस्तों, मैं आज आई हूँ संजय सर के गार्डन में, जो उनका 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है गार्डनिंग में, जो अपने गार्डन में काफ़ी अलग अलग टाइप के फूल पौधे लगाए हुए हैं। तो लोगों का काफ़ी क्वारी था कि संजय सर के गार्डन में जाइए, उनके गार्डनिंग के बारे में बताइए, वो कैसे अपने पौधों का देखभाल करते हैं, क्या उनकी रूटीन रही है। तो आज मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये कैक्टस प्लांट है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया गया है। तो आज संजय सर एक स्पेशल प्लांट के बारे में बताएंगे, जो हम उनसे उसकी हर एक रूटीन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे लगाए हैं, वो उसकी स्पेशलिटीज़ क्या है और क्या क्या खासियत है उस प्लांट में। तो चलिए आज हम संजय सर से बात करते हैं, क्या वो बताते हैं उस प्लांट के बारे में। तो संजय सर को मैं बुलाती हूँ, वो आते हैं, आप सबका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। काफ़ी लोगों का काफ़ी डिमांड था, तो संजय सर आ चुके हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं संजय सर से, उन आपकी जो भी क्वारीज़ है वो सारे का आंसर जवाब देंगे। तो आइए बात करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का दिन नवंबर लास्ट वीक 2025 का है और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ एकदम प्रकृति के बीच में खड़ा हूँ। मेरे गार्डन जो है ये, और इस तरफ देखिए तो इस तरफ ये अड़हुल का फूल है और इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी लगे हुए हैं, फूल भी खिले हुए हैं। ये जो है ये नींबू का पेड़ है और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, जूही है, चमेली है। और फिर ये देखिए इस तरह से छोटे से पॉट में मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। ये जो सेक्शन है ये कैक्टस का सेक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विशेषता। और ये देखिए ये ब्यूटीफुल एग्लोनिमास हैं, ये जो पिंक एग्लोनिमास हैं, और ढेर सारे ट्रॉपिकल इंडोर प्लांट्स हैं और कितने सारे खुश हैं। और ये देखिए सिंगोनियम है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए तो किस तरह से मैंने अपना स्पेस का यूज़ किया है, ये स्पेस मैनेजमेंट होता है। और ये देखिए कि इस तरह से मैंने, क्योंकि ये ढेर सारे छोटे पॉट्स में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं और वहाँ भी देखिए ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आज जो मैं आपको लोगों को बताऊंगा वो है एक बहुत सा खूबसूरत सा पौधा, वो है बोगनविलिया। मैंने पहले कभी बोगनविलिया नहीं उगाया था। पहली बार 1 महीने पहले मैंने बोगनविलिया लाया एक नर्सरी से और मैंने डाला गमले में, और मैं आश्चर्यचकित हुआ कि बोगनविलिया का फूल इतने सुंदर होते हैं कि मैं सोचा कि अपने व्यूअर्स को भी बताऊं। तो ये देखिए ये बोगनविलिया जो है यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने लगाया है। और भी अलग अलग कलर्स के हैं मेरे पास बोगनविलिया जो मैंने लगाया है। और ये जो है देखिए इस तरह के पॉट्स में मैंने लगाया हूँ। और ये जो मिट्टी है, आप इसका मिट्टी का स्टेटस आप देख सकते हैं। तो इस मिट्टी में क्या देखिए मॉइस्ट है, ज़्यादा भींगा हुआ नहीं है, मॉइस्ट है। और तो क्या है कि इसका जो मिट्टी है, मिट्टी इसको प्रिपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसका फूल है, ये देखिए किस तरह का फूल है और कितने सुंदर गुच्छे में हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है। और इस बोगनविलिया को ग्लोरी ऑफ द गार्डन भी कहते हैं। और ये जिस गार्डन में रहता है, गार्डन ग्लोरी में ला देता है। विशेषता इस पौधे का जो है, मैंने इस बार जो लगाया तो मेरे अंदर इम्प्रेशन ये था, जो मैं देखता था अगल बगल जो बोगनविलिया के फ्लावर्स जो होते थे वो बड़े विशाल स्टेम्स होते थे, कांटे होते थे और बहुत सारे उसमें फूल भी आते थे, मतलब वो बहुत विशाल होते थे। और ये मुझे ये नहीं पता था कि छोटे से गमले में भी बोगनविलिया उगाया जा सकता है, उसमें से फूल प्राप्त किया जा सकता है। और मैं अपने अनुभव के द्वारा जो मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार इस पौधे को मैं उगाया और इतना सुंदर ये आया कि मेरे गार्डन में अभी तो बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, पेटूनिया का फूल खिलना शुरू हो गया है। मगर ये जो बोगनविलिया है मैंने लगाया 1 महीना पहले और 1 महीने के बाद ये रिज़ल्ट आया, ऐसा रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर है। और भी इसमें आएंगे और बहुत सुंदर आते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगा कि आप अपने गार्डन में बोगनविलिया ज़रूर लगाइए, ग्लोरी ऑफ द गार्डन ज़रूर लगाइए। और मिट्टी, जहाँ तक मिट्टी का सवाल है, तो मिट्टी जो होता है करीब आप अपने गार्डन सॉइल जो है करीब 50-60% गार्डन सॉइल ले लीजिएगा, 20% 25% इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा और फिर 20% सैंड ले लीजिएगा। सैंड जो होता है मिट्टी में मैं ज़रूर डालता हूँ।
सैंड एक ऐसा चीज़ है जो आपके मिट्टी को, जैसे ये मिट्टी पुराना होता जाएगा तो होता क्या है कि मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाता है। आप पानी डालेंगे तो जड़ की तरफ पानी नहीं जाता बल्कि वो सीधे निकल जाता है, साइड के वॉल से पानी निकल जाएगा या ऊपर के सतह को से भिंगा देगा और रूट्स में वो वाटर नहीं अंदर जाएगा। तो क्या है कि इसीलिए मैं इसमें सैंड डालता हूँ और इसमें अच्छा रिज़ल्ट पाता है। और थोड़ा सा मैं कोकोपीट डालता हूँ। कोकोपीट डालने का वजह ये है कि एक्चुअली आप देखते हैं कि जैसे जाड़े का समय होता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं, फेस पर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होता है, सूखा हवा होता है, टेम्परेचर कम होता है मगर सूखा हवा होता है। तो इस मिट्टी में मैं कोकोपीट भी डाल देता हूँ। कोकोपीट करीब 10% 15% कोकोपीट डालने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप इसमें पानी डालते हैं तो वाटर को रिटेन करता है। तो कोकोपीट कब हम नहीं डालते हैं, जैसे कि अगर यही पौधा अगर बरसात के मौसम में मुझे लगाना होगा तो मैं कोकोपीट नहीं डालूंगा, बिकॉज उस समय वाटर होल्डिंग कोकोपीट मैं नहीं डालूंगा। उस समय पानी अपने इतना ज़्यादा रहता है कि अगर आप कोकोपीट डाल दीजिएगा तो आपका जो पौधा है ज़्यादा कोकोपीट होने से जब वाटर रिटेन करने के से वो पौधा गल जाएगा, फंगल अटैक हो जाएगा। इसलिए अभी जाड़े का मौसम, फिर गर्मी आएगा, बसंत ऋतु आएगा, फिर गर्मी पड़ेगा। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जाएगा हम ऊपर से इसमें कोकोपीट थोड़ा थोड़ा मैं डालता जाऊँगा ताकि इसका जो सॉइल का जो टेम्परेचर है या सॉइल का जो वाटर है वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा रहेगा। तो ये तो रहा वाटर का। अब रहा इसमें सनलाइट रिक्वायरमेंट का। तो ये जो पौधा है ये मैं अभी से जहाँ रखा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये फूल भी देगा, बिकॉज मैंने इसे ऐसा जगह रखा है कि वो स्पॉट में 10:30 बजे धूप आता है। जाने के समय में 10:30 बजे एग्जैक्टली मैं देखता हूँ। इसलिए एक अच्छा गार्डनर होता है क्या कि उसका जो आपका जो अपने घर जो पोजीशंस हैं उसमें कितना सन मिलता है, कब सन चला जाता है, उसकी जानकारी रहना चाहिए। तो ये 10:30 बजे इसको धूप मिलना शुरू होता है और करीब 2 बजे तक इसको धूप मिलता, फिर धूप चला जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई धूप उसको पूरा मिल नहीं रहा है तो ये फूल इसमें नहीं आएंगे, मगर जब मैं इसे लगाया तो फूल इसमें निकल आया तो मुझे बहुत खुशी मिला। इस तरह से अगर आपको यदि ऐसा स्पॉट है जहाँ की आपको धूप 3 घंटे का धूप भी अगर कम से कम मिले, कम से कम, तो ये फूल दे सकता है। दूसरा बात इसके फूल के बारे में, तो ये जो फूल आप जो देख रहे हैं, देखिए ये जो है तो एक्चुअली ये फूल नहीं है। चूँकि मैं बॉटनी का स्टूडेंट रह चुका हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो ये जो है ये ब्रैक्ट्स हैं। फूल के से नीचे एक ब्रैक्ट्स होता है जो कि फूल को बचाता है, और फूल है ये जो देख रहे हैं ये उजला ऐसा छोटा सा, ये उसका फ्लावर है। सो एक्चुअली ये लगता है कि ये फूल है। तो ये इस तरह से, और इस तरह से गुच्छे में उगा हुआ आप देख सकते हैं। गुच्छे में कुछ ऐसे वैरायटीज़ में हैं कि हर एक नोड्स में, जैसे ये एक नोड हुआ, फिर ये एक नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, एक ये नोड हुआ, तो हर एक नोड्स पर फूल देते हैं। मगर ये जो है अपने जो टिप्स पर जो होते हैं, टिप्स पर इतने फूल देखते हैं। इसमें भी टिप्स में फूल आया, इसमें भी फूल आया। अब ये फूल कितने देर तक रहते हैं, तो एक आश्चर्यचकित बात यह है कि इसमें जो फूल है बहुत दिनों तक रहते हैं, करीब महीना 1.5 महीना इसमें फूल रहते हैं। और जब ये फूल झड़ेंगे तो दूसरी जगह से जो स्टेम निकलेंगे, यहाँ से स्टेम निकलेंगे, उसमें फूल आएंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और सिर्फ बहुत जब ज़्यादा पड़ेगा, जैसे नवंबर अभी चल रहा है, दिसंबर जनवरी में जब टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से कम हो जाता है, 5 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डॉर्मेंट हो जाता है। उस समय फूल अगर है तो थोड़ा सा निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि डॉर्मेंट हो जाते हैं। फिर से जब स्प्रिंग सीज़न होता है तो ये फूल फिर से ये ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस फेंकना शुरू करेंगे और इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। और इसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं। जैसे ये आपको रेड कलर लग रहा है, और देखिए ये मेरा डॉगी भी आ गया है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे साथ हमेशा साथ में रहता है और ये मुझे असिस्ट करता है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा डॉगी भी मेरे साथ है। तो इस तरह से आप इसको केयर करेंगे। पॉटिंग में इसके बारे में मैंने बताया, सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में बताया, और फिर पॉट का साइज़ देखिए। पॉट का जो हम लोग आजकल के ज़माने में फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में रहते हैं और स्पेस का इशू सबसे ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत बड़ा पॉट नहीं है, और यदि आपका जो अपार्टमेंट्स है, जहाँ फ्लैट है आपका, और वहाँ पर जो है
स्पेस है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, जहाँ 2-3 घंटे का धूप भी अगर आता हो तो ये अच्छा ग्रो करेगा। इसमें बहुत सारे इसी तरह से बंचेस में आते हैं फूल, और इसमें येलो कलर भी आते हैं, इसमें ऑरेंज कलर आते हैं, तो ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं। और इसका जो फूल का जो पीरियड है, अच्छा फूल हम लोग इसलिए चाहते हैं कि अब जैसे सीजनल फ्लावर, अभी जो विंटर सीजनल फ्लावर्स है, तो अभी वो फूल खिलेंगे। गुलाब के बारे में बताता हूँ, अभी भी वो खिलेंगे, जाड़े के मौसम में खिलेंगे, मगर जैसे ही वो मार्च अप्रैल जैसे टेम्परेचर ऊपर जाने लगेगा तो वो सब फूल नहीं देते। मगर ये हमारा जो पौधा है ये गर्मियों में भी देते। तो और ये ड्रॉट टॉलरेंस प्लांट, यानी कि वो तेज़ धूप को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सा धूप आता है तो भी ये अच्छे चलते हैं। तो ये फूल का सबसे बड़ा खासियत है। और ये देखिए, मैंने इसे 1 महीना पहले लगाया और मैंने इससे फूल पा लिया। तो वैसा पौधा जो 1 महीने के अंदर फूल दे दे और ढेर महीनों तक ये हमको फूल देता रहे, तो मैं अपना व्यू बदला बोगनविलिया के ऊपर, और मैं और भी ढेर सारे वैरायटीज़ लाऊंगा। जो जितने सारे वैरायटीज़ बोगनविलिया के होते हैं, और एक जगह मैं सबको लगा दूंगा, और ढेर सारे फूल अलग अलग। इमेजिन कीजिए कि इस तरह का 10 गमला अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, तो ये कितना सुंदर लगेगा। तो इस तरह का जो आप मेरे जो हैं, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लोगों का काफ़ी डिमांड था कि आपके गार्डनिंग में किस तरह के और भी प्लांट्स लगे हुए हैं, उनके रूटीन के बारे में, उनकी फर्टिलाइज़र आप क्या क्या डालते हैं, पानी की टाइमिंग क्या है, जो आप टाइम पे पानी देते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा लोगों को बता दीजिए। तो ये जो मिट्टी है, इसका जो मैंने अभी लगा रखा है, जो कितने अच्छे सारे फूल मैंने निकाले हैं इसमें, तो इसमें जो अब मैंने आपको जो बताया था वो सॉइल के बारे में, वो तो है ही है। और इसके बाद में जब मैंने इसको डाल दिया, जब पौधे को जब मैंने इस पॉट में डाला, तो क्या है कि इसमें सिंपली उस समय सैंड था, वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा था, और मिट्टी था। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो बंडर खाद होता है। तो मैंने इसे डाला और इसको डाल के मैं पानी देता रहा। और जब मैं इसमें हल्का सा ग्रोथ देखा, शूट्स देखा और हल्का सा बढ़ना शुरू किया, तो वो साइन होता है। किसी भी पौधे को जब आप नए मीडियम में डालते हैं तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पौधे लगाए उसमें डीएपी डाल दिए, बहुत सारे केमिकल खाद डाल दिए, तो ऐसे नहीं होता है। बिकॉज कोई भी प्लांट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है कब, जब उसका रूट्स ग्रो करता है। और जब वो रूट्स ग्रो कर जाता है तब वो उस हालत पे प्लांट रहता है कि उसको एब्जॉर्ब करे। तो क्या है कि सिंपली पहले जब मैं लगाया था तो उसमें से वर्मी कंपोस्ट लगाया था, और मैं कम से कम 10-15 दिन उसमें रहने दिया, वर्मी कंपोस्ट को एक्ट करने दिया। और वर्मी कंपोस्ट ऐसा खाद है जो बैक्टीरियल एक्शन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो अनलॉक करता है और प्लांट्स को धीरे धीरे वो देता है। तो ये जब प्लांट जब पिकअप करना शुरू किया, तब क्या है कि इस बीच में कभी मैं इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र होता है, सीवीड फर्टिलाइज़र जो होता है पैलेट्स में भी आता है, मैं 3-4 दाने इसमें डाल देता हूँ और सिंपली पानी डाल देता हूँ। तो वो एक तरह का हुआ सीवीड फर्टिलाइज़र हुआ। कभी कभी मैं कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करता हूँ, बहुत रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ। कभी कभी डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उससे क्या होता है कि उसमें डीएपी से नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये 2 एलिमेंट हैं जो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो वो है। फिर जब वो मैं डालता हूँ तो वो भी बहुत कम मात्रा में, डीएपी जो होते हैं वो दाने में आते हैं, तो करीब 3-4-5 दाना मैं दे देता हूँ जब पानी और पटाता हूँ। तो डीएपी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि डीएपी जो होता है वो खाद जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि वो एक स्लो रिलीजिंग खाद है। वो जब आप ऊपर सरफेस में तने से थोड़ा सा दूर में रखना है, और डीएपी बहुत स्लोली घुलता है पानी में, तो धीरे धीरे वो प्लांट्स को देते रहता है। ऐसा नहीं कि तुरंत पानी डाला मैं ऊपर से और डीएपी तुरंत घुल गया। जैसे यूरिया तुरंत घुल जाता है, एनपीके 19 तुरंत घुलता है, तुरंत इमीडिएटली वो देता है। मगर मैं नहीं यूज़ करता, मैं स्लो रिलीजिंग खाद को मैं विश्वास करता हूँ। तो डीएपी एक स्लो रिलीजिंग खाद है, वो भी मैं कभी कभी देता हूँ। फिर थोड़ा सा बीच में कभी मैं इसमें पोटाश डालता हूँ। पोटाश जो होता है वो खाद जो होता है वो लाल रंग का वो सॉल्ट होता है, तो वो डालता हूँ। तो पोटाश थोड़ा सा डालने से क्या होता है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा 1 चुटकी,
और डाल देता हूँ तो क्या होता है कि वो पोटैश जो होता है वो फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करने में इंड्यूस करता है। तो ये सारे मैं यूज़ करता हूँ, मगर क्या है कि अंतराल में करता हूँ। एक बार में ऐसा नहीं है कि मैं डीएपी भी डाल दिया, पोटैश भी एक साथ में डाल दिया। मैं एक खाद वन एट ए टाइम डालता हूँ और फिर बीच में मैं देखता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लीच होते हैं। लीच का मतलब क्या होता है कि पानी हम जैसे जैसे इसमें डालते रहते हैं तो इसका जो पॉट होल्स होता है तो उसमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से निकलते रहते हैं। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए कम होने के लिए फिर भी थोड़ा थोड़ा बीच में मैं ऊपर से वो दे देता हूँ वर्मी कंपोस्ट। और थोड़ा सा मैं ऊपर से कभी कभी जब वातावरण और खुश्क हो जाता है तो थोड़ा सा मैं वो कोकोपीट डाल देता हूँ, हल्का सा गुड़ाई कर देता हूँ। तो क्या होता है कि जब मैं पानी डालता हूँ तो इसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि सुबह में डाला और फिर आधा घंटा 1-2 घंटा में धूप में यदि है तो उसका मिट्टी सूख गया। तो थोड़ा सा मॉइस्चर को रिटेन करना चाहिए पौधा को। तो इस तरह से जो है आप प्लांट्स को ये सुंदर सा जो ये फूल है इसे आप लगाएं। और भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई बिगिनर है तो उनको अगर गार्डनिंग करनी है तो उनको किस चीज़ की चीज़ों की याद मतलब रखने चाहिए माइंड में कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे प्लांट को घातक महसूस हो सकता है। तो बिजनेस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी पॉट आप जब लाते हैं तो क्या है कि ये सब सारे जो पॉट्स होते हैं तो पहले से पॉटिंग होल्स बने हुए रहते हैं। तो अब क्या है कि जब इसमें मिट्टी डालने से पहले वो पॉटिंग होल्स को बंद करना रहता है। तो मैं जनरली वो जो होता है ना थर्मोकॉल जो आजकल जनरली रहते हैं उसका टुकड़ा उसको डाल के मैं उस पर डालता हूँ, क्योंकि होता है थर्मोकॉल गलता नहीं, डिग्रेड जल्दी नहीं होता है। तो उसको ऊपर डाल देता हूँ। बहुत से लोग हैं गमले का जो होता है वो टुकड़ा उसमें डाल देते हैं छेद के ऊपर में। तो जो भी चीज़ आप डाल सकते हैं। और फिर क्या है कि जब आपका जो पॉटिंग होल एकदम क्लियर रहेगा तो आप जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी जो एक्सेस वाटर है तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये सिर्फ बोगनविलिया प्लांट के लिए नहीं बल्कि सारे प्लांट्स में आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब रहा कि बिगनर्स के लिए, कि मैं बिगनर्स के लिए एक ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं और मिट्टी में लगाते हैं बड़े से पौधे में, वो उसको रिपोर्ट करते हैं, तो क्या है कि हम लोग खाद जो है बहुत सारा डाल देते हैं, सोचते हैं कि जितना ज़्यादा खाद डालेंगे ढेर सारा फूल निकलेगा, मगर ऐसा नहीं है। क्या है कि ये पौधा जो है जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा तब ये जब एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा न्यूट्रिएंट्स, तब आप जो है इसमें एक्स्ट्रा कुछ केमिकल भी आप डाल सकते हैं केमिकल। मगर सब मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ गोबर का खाद और सड़ा हुआ या नहीं तो वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा खाद है, वो तो नेचुरली है, और मगर वो बाज़ार में मिलता है वो थोड़ा महंगा मिलता है। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो अच्छा सड़ा हुआ खाद भी आप डाल सकते हैं, मिट्टी में बीच बीच में डाल सकते हैं। तो आपका जो पौधा है न्यूट्रिएंट सभी मिलेंगे। और साथ ही साथ जब प्लांट फुली एस्टैब्लिश हो जाएगा तब आप उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र लिक्विड में भी आता है, पैलेट्स में भी आता है, तो सीवीड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेइंग में 3-4 बूंद 1 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। या सिंपली इतना बहुत मेहनत हो जाता है, इतना मेहनत बहुत कम लोग करते हैं कि हर एक पौधे में सीवीड फर्टिलाइज़र पानी में डाल के देना, वो एक्सेस हो जाता है। तो पैलेट्स लेते आइए, कुछ पैलेट्स जो सीवीड का इसमें डाल दीजिए। जब पानी आप जो पटाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें वो सीवीड जाएगा। सीवीड है क्या, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं, तो वो पौधे को बूस्ट अप करते हैं। जैसे कि एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम क्या है, वो स्पीड अप स्पीड करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको उपलब्ध कराता है। तो ये सारे जो गतिविधियां हैं आप करेंगे तो आप बहुत सुंदर इस तरह से फूल पाएंगे। और कोई प्रश्न आप लोग पूछना हो? हाँ, तो एक क्वेश्चन था मेरे साइड से कि ये जो फ्लावर्स हैं ये हर सीज़न में रहते हैं कि एक स्पेसिफिक सीज़न होती है जिसमें ये फ्लावर रहते हैं या फिर झड़ जाते हैं? हाँ, तो ये जो है ये फ्लावर जो है इसमें जो हम लोग के, जैसे मैं पटना में एक वीडियो बना रहा हूँ, तो अलग अलग सीजन्स हैं। जैसे रेनी सीजन्स है, विंटर सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, ऑटम सीज़न है, फिर रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न में क्या होता है कि इतने सारे फूल नहीं होते, ये ज़्यादा इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। ये
डाली फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? बरसात के पानी में। बरसात के पानी में होता है कि नाइट्रोजन डिजॉल्व रहता है और पौधे खुश हो जाते हैं। उस समय क्या होता है कि पौधा अपने साइज़ को बढ़ाते हैं और पौधा का पूरा एनर्जी अपने साइज़ को बढ़ाने में लग जाता है। और फिर जैसे ही जाड़े का समय आता है, अक्टूबर नवंबर जब आता है, तब जो है बरसात ख़त्म हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, तब इसमें फूल आते रहते हैं। ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ है जो कि गर्मियों में भी या बरसातों में भी फूल देते हैं, मगर ये जो वैरायटी है, ये जो छोटे से साइज़ में जो फूल है, वो वैरायटी जो है नर्सरी में आप जाएंगे, आप कहेंगे कि छोटे साइज़ का हमको चाहिए। और मैंने आपको बताया कि एक गुच्छा वाला जो है ग्रोथ पैटर्न, वो वाला बोगनविलिया है, और एक है जो हर एक नोड्स में ये हर एक नोड्स में देते हैं। तो इस तरह का जो ये है, ये गुच्छे में रहते हैं और ये फूल बहुत दिनों तक देते हैं। यानी कि गर्मियों में, फिर विंटर सीजन अभी आने वाला, दिसंबर आने वाला है, उस समय इसका जो है ग्रोथ स्लो हो जाएगा, फ्लावरिंग्स कम हो जाएगा या नहीं के बराबर हो जाएगा। मगर फिर जैसे हम लोग स्प्रिंग सीजन जाएंगे और गर्मियों के समय प्रवेश करेंगे, ये फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर ये लाइवली हो जाएगा फिर से फूल। और ये गर्मियों से नहीं भागते गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में क्या होता है कि जब सनलाइट होता है तो इसको हम लोग धूप से बचाएंगे, डायरेक्ट धूप से। 1-2 घंटा सुबह का अगर धूप लगाएंगे और फिर इसे छाया अगर मिल जाए वैसे जगह पर रखेंगे, तो क्या होगा कि भरपूर खिलेंगे और आपके गार्डन को सुंदरमय बना देंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो वो ज़रूर आपको प्राप्त हो जाए। तो धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।